नमस्कार दोस्तों, सिकवाल ऑनलाइन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन चैप्टर पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम चर्चा कर रहे थे उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान की, यानी कि इसे कहे थार का मरुस्थल। ठीक है, तो कुछ थार के मरुस्थल के बारे में बेसिक जानकारियां हम कर चुके थे। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, चैप्टर हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश या राजस्थान का भौतिक विभाग। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश को देखो चार भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, या इसको कहे थार का मरुस्थल। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान या भाई थार का मरुस्थल। ठीक है, ठीक है भाई। थार के मरुस्थल की अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें पहले अपन पढ़ चुके थे कि राजस्थान तैतीस सागर प्लस गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो पूरी स्थितियां अपने अच्छे से क्लियर हो गई थी। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान या थार का मरुस्थल, देखो इसकी अगर अपन बात करें, सबसे पहली बात तो इसका विस्तार राजस्थान में देखो इसका विस्तार दो देशों में है। सबसे पहले तो अपन इसको ये समझते हैं, दो कंट्रियों में इसका विस्तार है, भारत में और पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है। इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। हम इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। भारत में ये जो थार का मरुस्थल है, इसका विस्तार सर्वाधिक राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब और हरियाणा में भाई इसका विस्तार है। तो भारत और पाकिस्तान दो देशों में फैला हुआ है। भारत के चार राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। हम राजस्थान भूगोल पढ़ते हैं तो हम इसे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, चलो देखो, तो देखो पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते हुए चलेंगे। तो इसका विस्तार राजस्थान के कुल भूभाग के, इसका विस्तार राजस्थान के कुल भूभाग के 61.11% भाग पर है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में यह राजस्थान में फैला हुआ है भाई। ठीक है, राज्य की 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है।
राजस्थान की 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है, तो राज्य की 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है और राजस्थान के 61.11% भूभाग पर थार के मरुस्थल का विस्तार है। ठीक है, आगे अगर देखो अपन बात करते हैं तो थार का मरुस्थल है, यह मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल विश्व का 17वां, ये भाई सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, आगे देखो बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो उसको नोट डाल के लिख लो आप, विश्व का मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ठीक है, आगे बात करें, यह मरुस्थल जो थार का मरुस्थल है, यह मरुस्थल सहारा मरुस्थल के ग्रेट पेलियो आर्कटिक ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है। यह मरुस्थल सहारा मरुस्थल के ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का ही क्या है, ये एक भाग है। देखो जैसे किस प्रकार से है उस चीज को जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप के अगर आप यहां देखते हैं तो ये है डेजर्ट सहारा मरुस्थल, लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सहारा मरुस्थल जो है ये फैला हुआ है भाई। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां स्थिति है इधर से यहां देखो, ये है भारत, ये इधर है अरब का क्षेत्र, और इसी अरब के क्षेत्र में यहां जो डेजर्ट है इसे कहते हैं अरब का मरुस्थल, और यही अरब का मरुस्थल देखो ये इधर भारत और पाकिस्तान में थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। हालांकि पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान कहते हैं ये, क्योंकि पहले क्या था, जो ये एशिया है ये जो एशिया है ये अफ्रीका से टच होता था, लेकिन यहां पर स्थिति है स्वेज नहर की, यहां लाल सागर, यहां भूमध्य सागर,
तो स्वेज नहर ने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ दिया, क्योंकि पहले ही अफ्रीका एशिया को टच होता था, लेकिन स्वेज नहर के खुल जाने से एशिया और अफ्रीका दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यही सहारा मरुस्थल का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसी को यहाँ पर ग्रेट पेलियो आर्कटिक कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा और ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। तो वही एक प्रकार से जो थारका मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के ग्रेट पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का ही क्या है, ये एक भाग है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। सहारा मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, सॉरी अपने थार के मरुस्थल को भाई। मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह है, भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अब थार के मरुस्थल को जलवायु के आधार पर देखो दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसकी राजस्थान में इसके एक बार लंबाई चौड़ाई का और इसकी ऊंचाई का अवलोकन भी देखो कर लेते हैं। जैसे थार का मरुस्थल वो जरा देख लेते हैं ना। देखो अगर अपन थार के मरुस्थल की राजस्थान में अगर लंबाई चौड़ाई देखें, जैसे मान लो ये इस प्रकार से, ये थार का मरुस्थल जो है ये राजस्थान में फैला हुआ है। ये जो एरिया मैंने बनाया है ये थार के मरुस्थल का है। थार के मरुस्थल की अगर अपन देखें तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 300 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 640 किलोमीटर। और ये थार के मरुस्थल की जो राजस्थान में औसत ऊंचाई है इसकी 200 मीटर से 250 मीटर तक। और इसका जो ढाल है वो इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखो ये पता लगता है किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। ये चीजें नदियों से पता लगती है। और थार के मरुस्थल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे लंबी नदी है, वो है लोनी। नदियों से ही किसी क्षेत्र के ढलान के बारे में देखो पता लगता है। थार का मरुस्थल 640 किलोमीटर लंबा है, 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। औसत ऊंचाई समुद्र तल से इसकी 200 से 250 मीटर है। और इसका ढाल उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर क्या है, इसका ढाल है भाई। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब थार के मरुस्थल को
भाई जलवायु के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। जलवायु के आधार पर थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो जलवायु के आधार पर थार के मरुस्थल को भाई दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक, शुष्क मरुस्थल। नंबर दो है अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, शुष्क मरुस्थल वो क्षेत्र है जहां वर्षा 50 सेमी यानी 0 से 50 सेमी के मध्य होती है। 0 से 25 सॉरी सेमी तक होती है। उसे कहते हैं शुष्क डेजर्ट। और अर्धशुष्क मरुस्थल जहां वर्षा 25 से 50 सेमी तक होती है, वो हो गया अर्धशुष्क मरुस्थल। तो जलवायु के आधार पर थारकी मरुस्थल को दो भागों में बांटा है, एक शुष्क मरुस्थल करके और एक अर्धशुष्क मरुस्थल करके। ठीक है, एक बार जरा डायग्राम पे देखते हैं क्या इनकी स्थिति है। तो हम वही डायग्राम बनाएंगे जहां थार के मरुस्थल का ये विस्तार है। तो ये जो पार्ट है राजस्थान का उत्तर पश्चिमी पार्ट, यहां पर थार का मरुस्थल है। अब थार के मरुस्थल को जलवायु के आधार पर दो भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है भाई। जैसे अगर आप देखें तो ये जो एरिया है ये है शुष्क मरुस्थल। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो ये पार्ट है अब जलवायु के आधार पर इसको दो भागों में देखो डिवाइड हो गया है। ये है शुष्क मरुस्थल, जहां वर्षा होती है 0 से 25 सेमी। और ये है पार्ट अर्धशुष्क मरुस्थल का। ये हो गया भाई अर्धशुष्क मरुस्थल।
अब देखो जो अर्धशुष्क मरुस्थल है ना, इसे 4 भागों में देखो डिवाइड किया गया है। ये वाला देखो जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये है घग्गर बेसिन। यहाँ वहीं अगर आप देखते हैं ये प्रकार से स्थिति, ये ये हो गया शेखावाटी प्रदेश। ये जो पार्ट आपको बेतौल नजर आ रहा है, इसको कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि या नागौरी उच्च भूमि करके। तीसरा, और ये है गोडवाड़ प्रदेश या लूनी जवाई बेसिन। तो थार के मरुस्थल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, गग्गर बेसिन, शेखावाटी प्रदेश है, शेखावाटी बेसिन हो गया, नागौरी उच्च भूमि है, और ये गोडवाड़ प्रदेश, इसको या लूनी जवाई बेसिन के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। अब जो शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा है, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थल को इसे 2 भागों में इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार, यानी कि वो क्षेत्र जो बालू का स्तूपों से ढका हुआ है, एक वो क्षेत्र जो बालू का स्तूपों से ढका हुआ नहीं है, यानी कि पथरीला डेजर्ट टाइप का हो गया है। और जो अर्धशुष्क मरुस्थल है, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब दोनों ही तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे कि भाई शुष्क मरुस्थल की क्या विशेषताएं हैं और अर्धशुष्क मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, चलो देखो इसको अपन एक बार नोट्स टाइप से लिख लेते हैं। जैसे थार का मरुस्थल है अकॉर्डिंग जलवायु के आधार पर दो भागों में बांट दिया है। शुष्क मरुस्थल, इसको भी 2 भागों में बांटा है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और इसका विस्तार 58.5% है ये। और जो दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ये 41.5% भाग पर इसका विस्तार है। अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल से मतलब ये हो गया
वर्षा वाला क्षेत्र, और इससे बांटा है 4 भागों में। नंबर 1, घग्गर बेसिन। नंबर 2, शेखावाटी बेसिन या शेखावाटी प्रदेश। नंबर 3, नागौरी उच्च भूमि, क्योंकि ये मरुस्थल का थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है। फिर है गौडवाड़ प्रदेश। इस प्रकार से जलवायु के आधार पर इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखो अपने को बड़ा वाला पार्ट देख लेते हैं, अर्धशुष्क मरुस्थल वाला पार्ट। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले आप अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल। अब अर्धशुष्क मरुस्थल को देखो 4 भागों में बांटा गया है। देखो एक डायग्राम के अनुसार अपन इसको अच्छे से देखो क्लियर कर लेंगे एक साथ ही, है ना। देखो जैसे तो इस पूरे पार्ट पर यहां थारका मरुस्थल का विस्तार है। अब आपको जो ये हिस्सा नजर आ रहा है ये पार्ट है घग्गर बेसिन वाला। इसके अलावा आप ये वाला पार्ट अगर आप देखते हैं यहां, तो ये है शेखावाटी बेसिन वाला क्षेत्र। इसके अलावा यहां अगर आप देखते हैं तो ये है नागौरी उच्च भूमि वाला पार्ट। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हो गया है गौडवाड़ प्रदेश के नाम से। और यहां जो ये पार्ट है ये शुष्क मरुस्थल है, इसकी चर्चा अपन इसके बाद करेंगे। ठीक है, देखो जैसे ये हो गया है यहां घग्गर बेसिन। ये है शेखावाटी प्रदेश करके। ये हो गया नागौरी उच्च भूमि। ये है गौडवाड़ प्रदेश। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं कौन सा क्षेत्र, घग्गर बेसिन। अगर अपन घग्गर बेसिन को देखें तो देखो जैसे इसका विस्तार किया है घग्गर नदी के द्वारा, जैसे कि नाम से पता लग रहा है घग्गर नदी के द्वारा इस प्रदेश का विस्तार है यानी कि निर्माण हुआ है। ये प्रदेश फैला हुआ है हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में। क्योंकि घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान के 3 जिलों में है, हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में और अनूपगढ़ में। तो ये जो घग्गर बेसिन का क्षेत्र है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, हनुमानगढ़ में, श्री गंगानगर में और अनूपगढ़ में इसका विस्तार है। घग्गर बेसिन का यानी कि घग्गर का जो राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र है इसको कहा जाता है नाली। घग्गर नदी शिवालिक हिमालय से आती है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है,
हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों में बहती हुई ये नदी पाकिस्तान तक चली जाती है। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक इसका पानी जाता है। पाकिस्तान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है हकरा। तो पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं, राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है। ठीक है। और गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में एक उपजाऊ मृदा पाई जाती है जिसको रेवेरीना कहा जाता है। ठीक है। तो नाली क्षेत्र याद रखना, इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है ये जरा आप याद रखिएगा। और इस क्षेत्र में यानी गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, नाली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर आप देखिए शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश का विस्तार चूरू में, झुंझुनू में, सीकर में और नीमका थाना में, तो 4 जिलों में इसका देखो विस्तार है। कौन कौन से हो गए भाई, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना। यहां पर पाए जाने वाले जो कच्चे कुएं होते हैं, कच्चे कुओं को कहा जाता है जोहड़। यहां जो तालाब होते हैं ना, तालाबों को कहते हैं सर, तालाबों को यहां पर सर कहा जाता है, जबकि पक्के कुओं को नाडा कहते हैं, ध्यान रखना। पक्के कुओं को नाडा कहते हैं इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र की जो प्रमुख नदी है वो है कांतली नदी। तो शेखावाटी प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो नदी है भाई कौन सी, कांतली नदी। तो ये प्रश्न देखो बन सकते हैं शेखावाटी प्रदेश संबंधित। उसके बाद बात करते हैं किसकी, देखो नागौरी उच्च भूमि की। ये थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसको नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार अगर अपन देखें तो नागौर में हो गया, यानी कि एक तरीके से अजमेर, डीडवाना, कुचामन और नागौर तक इसका विस्तार है। इस प्रदेश में यहाँ फ्लोराइड की समस्या बहुत ज्यादा है पानी में, इसीलिए इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, फ्लोराइड की समस्या से युक्त प्रदेश है। ये वो क्षेत्र है जो फ्लोराइड की समस्या से प्रभावित है, इसीलिए इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसका सेवन करने से रीढ़ की हड्डी जो है कमजोर हो जाती है और कुबड़ सी निकल आती है, तो बंदा आप देखेंगे झुका झुका सा वो चलता है, इसीलिए इसको कुबड़ पट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र अपन ने देखा। उसके बाद देखो गौड़वाड़ प्रदेश। अगर आप गौड़वाड़ प्रदेश को देखते हैं तो गौड़वाड़ प्रदेश की जो मुख्य नदी है, यानी कि इसको लूनी तथा जावाई बेसिन के नाम से जाना जाता है, इसको लूनी जावाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसको लूनी जावाई बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है वो कौन सी है, लूनी है। गौड़वाड़ प्रदेश का विस्तार अगर अपन देखें तो भाई देखो इसका विस्तार जालोर में, सांचौर में, बालोतरा में, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत इसका विस्तार है। इसके अलावा पाली में इसका विस्तार है। अजमेर से जो नून नदी का प्रवाह क्षेत्र है वही गौड़वाड़ प्रदेश की विशेषता हो गई है। गौड़वाड़ प्रदेश में अगर अपन यहाँ देखते हैं तो सांचौर में लूनी नदी का जो क्षेत्र है उसको नेहड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्षेत्र का निर्माण किया है किसके द्वारा, लूनी नदी के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब एक एक करते हुए सबको लिख लेते हैं अपन, है ना। चलिए, तो सबसे पहले
नंबर 1 करके लिखेंगे घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन इस प्रदेश का विस्तार हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, और अनूपगढ़ में है। इस प्रदेश का निर्माण घग्गर नदी के द्वारा किया गया है। इस प्रदेश में लूनी नदी के सॉरी घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र के कारण इस प्रदेश में एक उपजाऊ मृदा रेवेरिना का विस्तार है। नामक उपजाऊ मृदा का विस्तार है। तो इस प्रदेश में रिवेरिना नामक उपजाऊ मृदा का क्या है, विस्तार है, घग्गर बेसिन। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखते हैं कि भाई दूसरा है शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन देखो, अब भाई इस प्रदेश का विस्तार चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीमका थाना में है।
ठीक है, देखो तो भाई इस प्रदेश का जो विस्तार है चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना में इसका विस्तार है। इस प्रदेश की जो प्रमुख नदी है, इस प्रदेश की जो मुख्य नदी है उसका नाम है कांतली। जब नदियां पढ़ेंगे तो इनकी अपन विस्तार के साथ चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रदेश की जो मेन नदी है, मुख्य नदी है, वो है कांतली भाई, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो इस प्रदेश में पाए जाने वाले कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। जबकि पक्के कुओं को नाडा के नाम से पुकारा जाता है। पाए जाने वाले पक्के कुओं को नाडा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो तालाबों को तो इस प्रदेश में तालाबों को क्या कहा जाता है भाई? सर कहा जाता है। ये विशेषता है किसकी? शेखावाटी बेसिन की, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 3 अगर अपन बात करें तो है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, देखिए नागौरी उच्च भूमि के बारे में, तो यह जो प्रदेश है यह प्रदेश थार के मरुस्थल का उठा हुआ या ऊंचा भाग है। देखो इससे पता भी लगता है क्योंकि घग्गर नदी भाई नागौर की तरफ ना बढ़ने की बजाय वो अनूपगढ़ से कहाँ की ओर चल जाती है? पाकिस्तान की ओर, क्योंकि तो उठा हुआ भाग है। लून नदी नागौर में उत्तर जाने की बजाय उसके दक्षिणी क्षेत्र में चले जाती है। इसका मतलब नागौरी जो क्षेत्र है वो क्या है? थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट है भाई, ठीक है। इस प्रदेश में अजमेर से नागौर तक का क्षेत्र फ्लोराइड की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है।
इसलिए इस प्रदेश को कुबड़ पट्टी ऑब्लिक बांका पट्टी बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड की समस्या ज्यादा है, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चौथा है गौड़वाड़ प्रदेश। तो गौड़वाड़ प्रदेश भाई, इस प्रदेश को लूनी जवाई नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी लूनी है। तो भाई इस प्रदेश की सबसे मुख्य नदी कौन सी है, तो लूनी है। कौन सा क्षेत्र हो गया, गौड़वाड़ प्रदेश। तो ये तो बात रही अर्ध शुष्क मरुस्थल की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे शुष्क मरुस्थल के बारे में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।